स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। भारत में एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपने खौफ के लिए जाना जाता है। इतिहास कहता है कि ये किला कभी रत्नावती नाम की बेहद सुंदर राजकुमारी का घर हुआ करता था, लेकिन एक तांत्रिक के काले जादू और उसके द्वारा दिए गए श्राप ने इस पूरे शहर को एक ही रात में खंडहर बना दिया। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर कानूनी पाबंदी लगा रखी है। इन्हीं कहानियों की सच्चाई जानने के लिए 4 दोस्तों का एक समूह आर्यन, समीर, ईशा और रिया एक शनिवार की शाम भानगढ़ पहुंचा। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने ही वाला था। वहां के स्थानीय बाजार में चाय बेचने वाले एक बुजुर्ग ने उन्हें देखते ही टोक दिया, बेटा, अंधेरा होने वाला है। इस वक्त अंदर जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। यहाँ की हवा रात में बदल जाती है। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। समीर ने मजाक में इस बात को टाल दिया और आर्यन से कहा कि ये सब पर्यटकों को डराने के तरीके हैं ताकि कोई कीमती चीज न चुरा ले। उन्होंने गाइड और स्थानीय लोगों की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और वे चारों चुपके से मुख्य द्वार के बगल वाली टूटी दीवार से अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने किले की सीमा के भीतर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि बाहर की तुलना में यहाँ की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। चारों तरफ फैला सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के सांस लेने की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। ईशा को लगा कि कोई ऊंचे खंडहर की खिड़की से उन्हें नीचे आते हुए देख रहा है, लेकिन जब उसने रोशनी वहां घुमाई तो वहां सिर्फ खाली पत्थर थे। अचानक पूरे किले के क्षेत्र में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। दूर कहीं से पत्थर पर किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी भारी जंजीर को जमीन पर रगड़ रहा हो। जैसे जैसे वे किले के मुख्य परिसर की ओर बढ़ रहे थे, आसपास के वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। रिया, जो अब तक खामोश थी, अचानक रुक गई। उसे लगा कि उसके गले के ठीक पीछे किसी ने अपनी बर्फीली उंगलियां छुई हैं। जब उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ खाली गलियारा था, लेकिन हवा में एक पुरानी इत्र की महक तैर रही थी। तुम लोगों को कुछ सूंघने में आ रहा है? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने कैमरे का नाइट विजन चालू किया। स्क्रीन पर पूरा किला एक अजीब से हरे और सफेद साए में डूबा हुआ दिख रहा था। सान्या और समीर हवेलियों की उन कतारों की तरफ बढ़े जिन्हें जौहरी बाजार कहा जाता था। वहां की टूटी हुई दुकानों की दीवारों पर दिए रखने के ताखे बने थे। अचानक सान्या को महसूस हुआ कि उन खाली ताखों में से एक में रोशनी की एक बहुत मध्यम चमक उभरी और तुरंत बुझ गई। तभी पूरे बाजार में किसी के तेज कदमों से दौड़ने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर पत्थरों पर बहुत तेजी से भाग रहा हो। आर्यन ने उस तरफ अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां केवल धूल उड़ती हुई दिखी। वे भागकर नर्तकियों की हवेली के पास पहुंचे। वहां का नजारा और भी डरावना था। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि उनके कानों में दबाव महसूस होने लगा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के जोर जोर से हाथ पटकने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंद दरवाजे को अंदर से खोलने की जद्दोजहद कर रहा हो। समीर ने मजाक करना छोड़ दिया था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर टॉर्च जलानी चाहिए, लेकिन फोन की बैटरी 80% से सीधे शून्य पर गिर गई और फोन अपने आप बंद हो गया। इसी पल उनके पीछे मौजूद मुख्य गेट के लोहे के भारी किवाड़ के बंद होने की एक बहुत तेज आवाज पूरे किले में गूंज उठी। अब वे पूरी तरह अंदर कैद हो चुके थे।
मुख्य द्वार के बंद होने की उस भारी आवाज ने चारों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने उन चेतावनियों को हल्के में लेकर कितनी बड़ी गलती की है। हवा अब महक की जगह सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी नमी की गंध से भर गई थी। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, गेट की तरफ चलो, आर्यन चिल्लाया। वे वापस मुख्य द्वार की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोहे का वो विशाल किवाड़ किसी अदृश्य ताकत से जाम हो चुका था। आर्यन और समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी सान्या ने ऊपर की ओर इशारा किया। किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर बनी तांत्रिक सिंघिया की हवेली की खिड़की से एक मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। वो रोशनी किसी बिजली की नहीं, बल्कि जलते हुए दिए की लग रही थी। अचानक पूरे किले के सन्नाटे में किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उस हंसी के साथ ही जमीन पर मौजूद पत्थरों के बीच से काला धुआं जैसा कुछ निकलने लगा। रिया ने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को ऊपर की ओर खींच रहा है। वो दर्द से कराह उठी और जमीन पर गिर पड़ी। जब आर्यन उसे उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि रिया के जैकेट पर किसी के मिट्टी से सने हाथों के ताजा निशान उभरे हुए थे। तभी हवेली की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर किसी के भारी जूतों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ सीढ़ियों के पत्थर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई बहुत भारी चीज नीचे उतर रही हो। आर्यन ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई तो उसने देखा कि हवा में एक पुरानी जंजीर अपने आप हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई उसे हाथ में पकड़कर चल रहा हो, लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उस अदृश्य जंजीर के घिसटने की आवाज अब बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी। डर के मारे समीर और आर्यन ने रिया को सहारा देकर उठाया और वे किले के मुख्य महल की ओर भागे। उन्हें लगा कि महल की दीवारों के भीतर वे शायद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहां का मंजर और भी भयावह था। जैसे ही वे राजकुमारी रत्नावती के कक्ष के पास पहुंचे, वहां का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगीं। अचानक महल के भीतर लगे पुराने लकड़ी के दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य भीड़ वहां से गुजर रही हो। आर्यन ने हिम्मत करके अपने कैमरे का फ्लैश जलाया। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि फर्श पर बिछी धूल पर किसी के नाचने के पैरों के निशान ताजा बने हुए थे। हवा में फिर से वही तीव्र इत्र की खुशबू फैल गई, लेकिन इस बार उसके साथ जलते हुए मांस की दुर्गंध भी मिली हुई थी। तभी कक्ष के एक कोने में रखे पीतल के पुराने बर्तन अपने आप हिलने लगे और एक एक करके फर्श पर गिरने लगे। समीर ने देखा कि दीवार पर लगा एक पुराना आईना अचानक चटक गया। दरारें पड़ने के बावजूद उस आईने के भीतर जो चेहरा दिख रहा था वो समीर का नहीं था। आईने के प्रतिबिंब में एक लंबा काला साया समीर के ठीक पीछे खड़ा था और उसके गले की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। समीर, पीछे हटो, आर्यन चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, पूरे कमरे में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान फटने लगे। तभी महल की छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर बहुत जोर से कूद रहा हो। सान्या ने खिड़की के बाहर देखा। तांत्रिक की हवेली से वो पीली रोशनी अब गायब हो चुकी थी और पूरा किला एक गहरे नीले सन्नाटे में डूब गया था। महल के भीतर का सन्नाटा अब किसी भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। समीर अभी भी उस चटके हुए आईने के सामने जड़ खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खिंच गई थीं। इससे पहले कि आर्यन उसे खींच पाता, पूरे कमरे में किसी के भारी सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई थका हुआ इंसान उनके बिल्कुल बगल में खड़ा होकर हाँफ रहा हो। यहां से बाहर निकलो अभी। आर्यन ने समीर का हाथ पकड़कर उसे झटके से पीछे खींचा।
जैसे ही वे कमरे से बाहर गलियारे में आए, उन्हें महसूस हुआ कि किले की दीवारें जैसे आपस में बात कर रही थीं। पत्थरों के भीतर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। सान्या ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली तो देखा कि ऊपर की मंजिल से एक मटमैला चिपचिपा तरल धीरे धीरे बहकर नीचे आ रहा था। वो खून जैसा गाढ़ा था, लेकिन उसका रंग काला था। अचानक सान्या के पैरों के पास से किसी के पायल की बहुत तेज आवाज गुजरी। वो आवाज इतनी तेज थी कि सान्या को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से दौड़कर निकला हो, लेकिन वहां हवा के एक ठंडे झोंके के अलावा कुछ नहीं था। ये तांत्रिक का श्राप है, वो आज भी यहाँ मौजूद है, रिया कांपते हुए बोली। तभी किले के आंगन में लगे उस पुराने सूखे पेड़ की टहनियां बिना हवा के जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन टहनियों को पकड़कर झकझोर रहा हो। आर्यन ने अपना कैमरा उस तरफ घुमाया। कैमरे के नाइट विजन में उसने देखा कि उस पेड़ की डालियों से कई लंबे काले साए उल्टे लटके हुए थे। वे साए धीरे धीरे अपनी गर्दनें घुमाकर सीधे कैमरे की लेंस की ओर देख रहे थे। इसी पल पूरे महल में किसी के भारी पत्थर को पटकने की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे महल की छत का कोई हिस्सा गिर गया हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वहां अब एक ऊंची दीवार खड़ी थी। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। वे अब भानगढ़ के उस हिस्से में कैद थे जहां से लौट पाना मुमकिन नहीं था। रास्ता बंद देख चारों के चेहरे पीले पड़ गए। वे अब महल के उस भीतरी हिस्से में थे जहां रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही थी। आर्यन की टॉर्च की रोशनी अब मध्यम पड़ने लगी थी, जबकि बैटरी फुल थी। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे एक संकरी गली की ओर बढ़े जो किले के पिछले हिस्से की तरफ जाती थी। वहां की दीवारों पर किसी के नाखूनों से खुरचने के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक विक्की, जो सबसे पीछे चल रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा है। वो जमीन पर गिरा और अंधेरे में घिसटता हुआ जाने लगा। आर्यन, मुझे बचाओ! विक्की की चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। आर्यन और समीर ने दौड़कर विक्की का हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई और भी विक्की के पैरों को अपनी तरफ खींच रहा था। काफी मशक्कत के बाद जब विक्की आजाद हुआ तो उसके टखने पर काले पंजे के गहरे निशान छपे हुए थे। तभी किले की बुर्ज से किसी के कपड़े फड़फड़ाने की आवाज आई। ऊपर की ओर देखने पर उन्हें एक बहुत लंबा साया दिखा जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। वो साया दीवार से चिपककर बड़ी तेजी से नीचे की ओर सरक रहा था। हवा में अब किसी चीज के जलने की गंध इतनी तेज हो गई थी कि उनका दम घुटने लगा। अचानक सामने वाली दीवार पर लगे पत्थर एक एक करके खुद ब खुद बाहर निकलने लगे। उन पत्थरों के पीछे से किसी के पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ने की धीमी आवाज आने लगी। आवाज तांत्रिक सिंघिया की हवेली की दिशा से आ रही थी, जहां अब फिर से वही पीली रोशनी धुंधली सी चमकने लगी थी। पत्थरों के पीछे से आती उन मंत्रों की आवाजों ने हवा में एक कंपन पैदा कर दिया था। आर्यन, समीर और रिया ने देखा कि विक्की के टखने पर बने हुए काले निशान अब धीरे धीरे उसके पूरे पैर पर फैल रहे थे। विक्की का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और वो कुछ बुदबुदाने लगा था जिसे समझना नामुमकिन था। विक्की, होश में आओ! समीर ने उसे झकझोरा, लेकिन विक्की की नजरें तांत्रिक की हवेली की उस पीली रोशनी पर टिकी थीं। तभी किले के आंगन में मौजूद मिट्टी अपने आप ऊपर उठने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए किसी के जोर जोर से रोने और फिर अचानक हंसने की मिली-जुली आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला एक साथ जाग गया हो। अचानक आर्यन के हाथ में मौजूद कैमरा अपने आप चलने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर एक पुरानी फुटेज दिखने लगी। वही कमरा जहां वे खड़े थे,
लेकिन वो खंडहर नहीं बल्कि सजा हुआ था। स्क्रीन पर एक तांत्रिक काले कपड़े पहने आग के चारों ओर नाच रहा था। जैसे ही आर्यन ने कैमरे से नजर हटाई, उसने देखा कि हकीकत में भी उनके सामने धुंधली सी आग की लपटें उभरने लगी थीं। हवा में किसी के भारी कदम रखने की आवाज अब बिल्कुल उनके पीछे से आने लगी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो गलियारे के अंत में एक बहुत विशाल और धुंधला साया खड़ा था। उस साये के हाथ में एक पुराना कलश था जिससे काला धुआं निकल रहा था। वो सिंघिया है। रिया की आवाज कांप उठी। वो साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चलने से जमीन के पत्थर चटक रहे थे। जैसे ही वो साया रोशनी के घेरे में आया, उनकी टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में उन्हें सिर्फ उस साये की जलती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। अचानक विक्की झटके से खड़ा हुआ और उस साये की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य झटके ने आर्यन को दूर दीवार से दे मारा। अंधेरे में केवल विक्की के घिसटते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। वो उस विशाल साये के पीछे खींचा चला जा रहा था। आर्यन ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। तभी उसे अपने हाथ के पास एक छोटा सा पत्थर महसूस हुआ जिस पर कोई प्राचीन चिन्ह बना था। उसने बिना सोचे उस पत्थर को उस लाल आंखों वाले साये की ओर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर उस साये से टकराया, पूरे किले में बिजली के कड़कने जैसी एक भीषण आवाज गूंजी। वो विशाल आकृति धुएं के गुबार में बदल गई और विक्की धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसी पल किले की दीवारों पर बने काले हाथ के निशान धुंधले होने लगे और चारों ओर छाया हुआ भारी दबाव अचानक कम हो गया। भागो, यही मौका है। आर्य ने चीखते हुए विक्की और बाकी सबको उठाया। वे पागलों की तरह उस दिशा में दौड़े जहां से वे अंदर आए थे। जो रास्ता दीवार बनकर बंद हो चुका था, वो अब फिर से खुला हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे मुख्य गेट के बाहर निकले, पहाड़ी के पीछे से सूरज की पहली किरण फूटती हुई दिखाई दी। बाहर की ताजी हवा के स्पर्श ने उन्हें एहसास कराया कि वे आजाद हो चुके हैं। वे बिना रुके अपनी गाड़ी तक पहुंचे और वहां से मीलों दूर चले गए। जब वे एक सुरक्षित ढाबे पर रुके तो सन्नाटा अब भी उनके बीच बना हुआ था। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला ताकि वो रात की रिकॉर्डिंग देख सके। कैमरे को चालू करते ही उसके होश उड़ गए। कैमरे का मेमोरी कार्ड पूरी तरह खाली था। उसमें न कोई फुटेज थी, न कोई फोटो। लेकिन जब विक्की ने अपना पैर देखा तो वो सन्न रह गया। उसके टखने पर बने काले पंजे के निशान गायब थे, लेकिन वहां की त्वचा पर अब एक पुराना तांत्रिक चिन्ह उभर आया था, जैसे उसे किसी चीज ने हमेशा के लिए अपनी पहचान दे दी हो। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के चेतावनी भरे बोर्ड वहां मौजूद हैं, जो याद दिलाते हैं कि रात के समय भानगढ़ का मालिक कोई और होता है। लोग कहते हैं कि जो उस रात उनके साथ हुआ वो महज एक अनुभव नहीं, बल्कि तांत्रिक के श्राप का एक हिस्सा था, जो आज भी उन चारों के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।